नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 9वीं की पाठ्यपुस्तक नव भारती में से लिया गया एक पाठ मेरे बचपन के दिन, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ये एक संस्मरण शैली में लिखा गया लेख है, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की बातें कही हैं। आइए हम भी लेखिका के साथ उनके बचपन में चलते हैं और इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श करते हैं और लेखिका के बचपन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। जी हाँ, पहली ही पंक्ति में लेखिका मानती है कि बचपन की जो हमारी यादें होती हैं, जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं, उसका एक अजीब सा उसमें आकर्षण होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमें एक सपना सा लगता है, क्योंकि बड़े होते होते हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे जो हालात हैं, वो बहुत सी बदल जाते हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। इन पंक्तियों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त लड़कियों की दशा जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। लड़कियां जो थी, जैसे कि लेखिका ने भी यहाँ माना है कि 200 वर्ष के बाद लेखिका अपने परिवार में उत्पन्न हुई, और लेखिका ने यहाँ ये भी माना है कि उस वक्त जो थी लड़कियों को मार दिया जाता था। उसके बाद लेखिका के बाबा ने उनकी जो कुल देवी थी, जो कि दुर्गा थी, उसकी उपासना की और लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका मानती है कि जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ा वो उन्हें नहीं सहना पड़ा, क्योंकि वो 200 वर्ष के बाद उनके परिवार में आई थी और बड़े ही उनको लाड प्यार से वहाँ पे पाला गया। उसके बाद लेखिका कहती है कि फ़ारसी और उर्दू जो थी वो उनके बाबा यानी कि दादा जानते थे, पिता अंग्रेज़ी जानते थे, लेकिन हिंदी का कोई भी वातावरण उनके परिवार में नहीं था। ये वाक्य यहाँ पे लेखिका ने इसलिए लिखा है क्योंकि लेखिका ने हिंदी में लेखन किया, तो वो हिंदी उनके जीवन में कैसे आई, वो उनको माँ से विरासत में मिली। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वह अपने साथ हिंदी लाई। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। जी हाँ, पंचतंत्र पौराणिक कथाओं की, पुरानी कहानियों का एक संग्रह है। तो लेखिका मानती है कि हिंदी जो थी वो उनकी माता जी उनके अपने साथ जबलपुर से लाई। बाबा कहते थे इसको मैं विदुषी बनाएंगे, इसको हम विदुषी होता है ज्ञानी, इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा। तो उनके जो बाबा थे वो उनको महादेवी वर्मा को लेकर उनके उच्च विचार थे कि हम महादेवी को विदुषी बनाएंगे, यानी कि उन्हें पढ़ाए लिखाएंगे। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि लेखिका को उनके परिवार वाले खूब पढ़ाना चाहते थे। आगे की पंक्तियों में लेखिका कहती हैं कि उर्दू फ़ारसी जो थे वो उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो लेखिका उर्दू और फ़ारसी भाषा सीखे, जिसके लिए उन्होंने एक मौलवी जी को बुलाया। लेकिन लेखिका जो थी उन्हें ये दोनों ही भाषाएं बहुत मुश्किल लगती थी और वो उनको इन दोनों ही भाषाओं को सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो सीख पाई। जब भी वो मौलवी साहब आते थे तो लेखिका जो थी वो चारपाई के नीचे छुप जाती थी। क्यों छुप जाती थी? क्योंकि लेखिका को ये दोनों भाषाएं बहुत मुश्किल लगती थी और ना ही लेखिका ये भाषाएं दोनों फ़ारसी और उर्दू सीखना चाहती थी। उसके बाद पंडित जी आए मौलवी के बाद, पंडित जी संस्कृत सिखाने आए। माँ जो उनकी थी वो थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी, इसकी वजह से थोड़ी बहुत संस्कृत लेखिका ने सीखी। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि उन्हें एक मिशन स्कूल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ का वातावरण बहुत अलग सा था जो कि लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। उसके बाद लेखिका की जो आगे की जो शिक्षा दीक्षा थी वो क्रॉस्ड वेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। वहाँ पे जब उन्हें दाखिला मिला तो वो 5वें दर्जे यानी कि 5वीं क्लास में थी। और लेखिका कहती हैं कि वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी, वहाँ पे मेस थी
मेस होता है जहाँ पे लड़कियाँ या बच्चे, जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल में, वहाँ की किचन को मेस कहा जाता है। लेकिन उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। आगे लेखिका कहती है कि छात्रावास में हर कमरे में 4 लड़कियाँ रहती थी और उनकी जो साथीन थी पहली, वो थी सुभद्रा कुमारी। जी हाँ, ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान है जो कि एक हिंदी की विख्यात लेखिका थी। वो महादेवी वर्मा की सहपाठी या उनके साथ उन्होंने कमरा शेयर किया। तो स्वाभाविक है जब दोनों साथ आई। सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक लेखिका थी, लिखती थी, कविताएं लिखती थी, लेख लिखती थी, और महादेवी वर्मा को भी लिखने का शौक़ था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में मित्रता हो गई। लेकिन सुभद्रा कुमारी जो थी वो 7वें दर्जे यानी कि 7th क्लास में थी, उनसे थोड़ी बड़ी भी थी, लेकिन लेखिका उनका बहुत आदर करती थी। लेखिका आगे कहती है कि उन सुभद्रा को ये बात जो थी वो नहीं पता थी कि लेखिका जो है वो कविता लिखती है। लेकिन एक बार उनके लेखिका के डेस्क में एक किताब के अंदर से उन्हें उनकी एक कविता जो थी वो सुभद्रा के हाथ लग गई और सुभद्रा कुमारी को भी ये बात पता चली कि लेखिका जो है वो, लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो कविताएं लिखती है। और फिर दोनों ही जो थी वो कविताएं लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया हॉस्टल में। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देती थी। हाँ, और यहाँ पे स्त्री दर्पण या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है पेपरों में कि कौन सी पत्रिका में उन लेखिका जो थी वो अपने लेख को या कविताओं को भेजा करती थी। तो आप स्त्री दर्पण ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो स्त्री दर्पण में लेखिका और उनकी जो मित्र सुभद्रा कुमारी थी वो अपनी कविताएं जो थी वो भेज दिया करती थी, और क्या लेखिका का मानना है कि वो छप भी जाया करती थी। कवि सम्मेलन होते थे वहाँ पे भी वो भाग लेती थी। और आगे की पंक्तियों में लेखिका कहती है कि उन्हें बहुत से पुरस्कार जो थे वो उन कवि सम्मेलनों में भी मिले थे। तो आगे का उन्होंने वाक्य यहाँ पे एक बताया है कि एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता में मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। हाँ, बड़ा ही सुंदर चांदी का कटोरा जो था वो लेखिका को इनाम में मिला, पुरस्कार में मिला किसी कविता को पढ़ने पर। और वो दिखाने के लिए सुभद्रा के पास गई, सुभद्रा कुमारी चौहान के पास गई, अपनी सखी के पास गई। सुभद्रा ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तुम मुझे खीर बनाकर खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। जैसे कि उस वक्त ये सत्याग्रह का दौर था, महात्मा गांधी बहुत से आंदोलन चला रहे थे। तो समय समय पर लोग जो थे वहाँ पे अपने जेब खर्चों से, अपने जितने भी उनसे के पास जो पैसे वगैरह या कुछ जितना भी वो दान दे सके देश की रक्षा के लिए वो देते थे। तो वही यहाँ पे उसी घटना का जिक्र है कि गांधी जी जो थे वो आनंद भवन आए और सभी जो ये लड़कियाँ थी ये भी उनके पास मिलने चली गई। और उस वक्त लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने गांधी जी से कहा कि मुझे देखिए ये चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला है। और गांधी जी के कहने पर वो उनको जो पुरस्कार में वो कटोरा मिला था वो उन्हें गांधी जी को देना पड़ा। लेकिन लेखिका मानती है कि मुझे इस बात की दुख ज़रूर था कि गांधी जी ने या बापू ने एक बार भी मेरे से वो कविता नहीं सुनी, लेकिन इस बार की खुशी थी कि मेरा कटोरा जो है वो मैंने बापू जी को दिया है और वो कहीं ना कहीं वो पुरस्कार जो मेरा है वो कहीं ना कहीं देश के काम आएगा। उसके बाद सुभद्रा कुमारी जो थी वो उनसे 2 साल बड़ी थी, कक्षा उनकी आगे थी, तो स्वाभाविक है वो छात्रावास छोड़कर चली गई। उसके बाद लेखिका कहती है कि वहाँ पे और एक मराठी लड़की जेबोनिसा जो थी वो रहने आई और उनके साथ भी उनकी मित्रता हो गई। वो मराठी थी, मराठी बोलती थी, लेकिन इस बात से लेखिका कहती है कि भाषा के ऊपर या भाषा की बात से इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी, बुंदेलखंड से लड़कियाँ जो आती थी बुंदेली बोलती थी, अगर अवध से आई अवधी बोलती थी, उर्दू में उन्हें पढ़ाया जाता था, हिंदी उन्हें पढ़ाया जाता था, और अपनी जब वो बातचीत करती थी तो अपनी भाषा में वो करती थी। एक ही प्रार्थना था, एक जैसा खाना था, एक मेस थी, उसी में वो बैठती थी। कोई भी विवाद जो था वहाँ पे उत्पन्न नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरा बचपन का वह क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ
जबारा के नवाब रहते थे। जी हाँ, अब एक और यहाँ पे लेखिका मानती हैं कि जो संस्कार बच्चों को बचपन में दे दिए जाते हैं, जैसे कि अभी लेखिका ने यहाँ पे माना कि कोई भी भेद नहीं था, कोई भी मतभेद नहीं था, लड़कियाँ इकट्ठे रहती थी, मिलजुल के रहती थी। और ये सब क्यों था? क्योंकि उस वक्त के जो बचपन के संस्कार थे वही इस तरह के थे। और आगे लेखिका के आगे की पंक्तियों में उस घटना का जिक्र भी किया है कि जवारा के एक नवाब थे, उनकी नवाबी बेशक छिन चुकी थी, लेकिन वो वहाँ बंगले में उनके साथ रहने आए। और उन दोनों परिवारों का, लेखिका के परिवार का और उस नवाब के परिवार का इतना प्रेम था कि उन्हें सभी ताइसा कहते थे। और उनके जो बच्चे थे, नवाब के बच्चे और ये जो लेखिका थी, ये दो बहनें थी, इनके घर में कोई लड़का नहीं था, और नवाब के जो लड़का था उनको ये राखी बांधती थी। उनके जन्मदिन इनके घर मनाए जाते थे, इनके जन्मदिन उनके घर मनाए जाते थे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक ये दोनों परिवार वहाँ पे रहते थे। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि फिर उनके घर एक छोटा भाई हुआ, और उस भाई का नाम जो था, नामकरण जो था, वो भी उसी नवाब की बीवी, जिन्हें वो ताइसा कहते थे, उन्होंने रखा। और वो नाम रखा, उन्होंने जो रखा वो था मनमोहन। और वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। जी हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनमोहन जो थे वो महादेवी वर्मा के भाई थे। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जो नाम जो था मनमोहन, जो कि एक नवाब की बीवी ने, नवाब की एक परिवार में से उनको मिला था, वो ताउम्र वो नाम ही आगे चला, वो नाम बदला नहीं गया। तो इतना आपस में जो प्रेम था लोगों में, इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस धर्म से हैं, किस जगह से हैं, वो कौन हैं, इन सभी बातों की परवाह किए बगैर लोग जो थे वो मिलजुल कर रहते थे, लेखिका का ऐसा मानना है। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिब ने दिया। जो ताई ने, जिन्हें वो ताई कहते थे, उन्होंने जो नाम दिया मनमोहन, उसी नाम से वही नाम आगे चला, वो नाम बदला नहीं गया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय भी कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। ये उस बात को सपना क्यों कहा गया है? क्योंकि लेखिका मानती है कि आज जो प्यार, जो मोहब्बत, जो प्रेम से उस वक्त के जो परिवार रहते थे, आज वो सपना जैसा है। क्योंकि आज समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, परंपरा के नाम पे हो, तो भेदभाव देखा जाता है। तो लेखिका मानती है कि उस वक्त की सभी बातें जैसे सपना सा लगता है, और आज ये सपना जैसे खो गया है। वो सपना खो गया है का अर्थ यह है कि वो उस वक्त के परिवार प्रेमपूर्वक रहते थे, जबकि आज जो है वो परिवार जो है उनमें कहीं ना कहीं द्वेष की भावना आ ही जाती है, जो कि समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अंतिम पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है बच्चों। शायद वह सपना कौन सा सपना सत्य हो जाता? जो बचपन में लेखिका का जो वातावरण था, वो लेखिका यहाँ उसकी बात कर रही है कि वो जो सपना, वो जो मिलजुल के रहने का सपना, एक साथ रहने का सपना, बिना किसी भेदभाव के रहने का सपना अगर पूरा हो जाता तो भारत की कथा कुछ और, तो आज भारत की कथा कुछ और होती। बिल्कुल सत्य है कि आज अगर हम समाज में देखें, भारतीय समाज में देखें, तो लोग जो है धर्म के नाम पे, परिवारों के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को तंग करते हैं, कभी मारते हैं, कभी झगड़ते हैं। तो अगर ये सब नहीं होता तो आज भारत की कथा कुछ और होती। भारत की कथा कुछ और होती का मतलब यह है कि आज भारत और ज़्यादा समृद्ध हो सकता था। शुक्रिया।